फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में भी फ्रिक्शन का बेसिक पढ़ा था। देखा था कि फ्रिक्शन दो तरीके के होते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन वो जो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, जब कोई रिलेटिव मोशन ना हो दो सरफेसेस के बीच में, उसकी टेंडेंसी हो उसको अपोज करता है। जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन एक्चुअल रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो विद रिस्पेक्ट टू द अदर सरफेस, तब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। ये बात हमने देखी थी। हमने जो चीजें पढ़ी थी एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हमने बोला था कि अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरीके से सरफेस पे, तो जब ये सिर्फ रखा हुआ है, ये रेस्ट पे है और इस पे एक्सटर्नल फोर्स उस टाइम जीरो है, इस पे आपने कोई फोर्स नहीं लगा रखा, तो इस पे mg इधर एन इधर और इस पे नॉर्मल ऊपर की तरफ, इस टाइम पे फ्रिक्शन कितना होगा? जीरो। क्योंकि इस टाइम पे जब ये रेस्ट पे रखा हुआ है, बाहर से कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा, तो इसकी मोशन की कोई टेंडेंसी नहीं है। और जब मोशन की टेंडेंसी नहीं होती तो वो किसे अपोज करेगा? किसी को भी नहीं। इसलिए यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स इस टाइम पे नहीं होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अब जब आप इस फोर्स को बढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है, तो फोर्स जीरो फ्रिक्शन जीरो, अपने से एक टेबल बना लेते हैं। फोर्स जीरो तो फ्रिक्शन भी जीरो, ठीक है। अब आप इस फोर्स को बढ़ाते हैं, आपने फोर्स एक्सर्ट किया, लेकिन दिस इज लेस देन म्यू एस इंटू एन, ऐसा। ओके, ये क्या था? म्यू एस इंटू एन हमने बात करी थी ना, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग सकता है, एफ स्टैटिक मैक्सिमम, ये कितना हो सकता था? म्यू एस इंटू एन के बराबर। और यहाँ पे अपने को पता है कि एन इक्वल टू एम जी है इस सिचुएशन में, तो हम यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यू एस इंटू एम जी। तो दिस इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो यहाँ लग सकता है, ठीक है। तो जब आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो इस मैक्सिमम से कम है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितना जरूरत होती है, ये बात हम कर चुके हैं। और अभी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि अभी जो आप बाहर से फोर्स लगा रहे हैं वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सके, क्योंकि अभी इसने फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं किया, फ्रिक्शन अभी इसे रोक रहा है। जब आप इस फोर्स को इक्वल टू म्यू एस इंटू एन लगा देते हैं, तब आप एफ मैक्स के बराबर फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, और इस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ये बात भी हम जानते हैं। इससे आप अगर थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो क्या होगा? क्या अब ऑब्जेक्ट ये मोशन में आ जाएगा? यस। तो अब आपने अगर फोर्स ज्यादा लगा दिया इस स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से, तो इस बार ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है, विच इज इक्वल टू म्यू के इनटू एन। तो इस टाइम इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा म्यू के इनटू एन। अब आप कोई भी फोर्स लगाइए इस वैल्यू से बड़ा, फ्रिक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू लगेगी विच इज म्यू के इनटू एन। फ्रिक्शन अब चेंज नहीं होगा। जो वेरिएबल फ्रिक्शन होता है वो सिर्फ स्टैटिक होता है, जो जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी कर सकता है। एक बार वो ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा विच इज अ कांस्टेंट। तो अब अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो इस पे फोर्सेस लगेंगे कुछ ऐसे। आपने एफ इधर लगा रखा है, इस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है विच इज म्यू के इनटू एन। इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात होगी। वही एन इधर, एम जी इधर, एन इक्वल टू एम जी है, और इसका एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि आपने अब जो फोर्स लगाया है वो इसे मूव कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ एफ माइनस म्यू के इनटू एन इक्वल टू एम ए। हमें पता है नेट फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में फोर्स लिखे जाते हैं। तो एफ माइनस म्यू के एन की जगह एम जी डाल देता हूँ इक्वल टू एम ए। यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा इस ऑब्जेक्ट का, और एक बार एक्सेलरेशन आपको मिल गया तो आप आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से पूछा गया कि बताइए 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, या 4 सेकंड बाद कितनी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ये सारी चीजें जो भी आपसे पूछी जाए, एक बार एक्सेलरेशन मिल गया फिर तो मोशन वाले क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बात यहाँ तक पक्का? चलिए, तो यहाँ तक जब तक कि मैक्सिमम फ्रिक्शन ना लगा तब तक तो ये रेस्ट पे था, तब तक ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही यहाँ पे काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही जो फोर्स आप एक्सटर्नल लगा रहे हैं वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया, वहां काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लगा और तब इसके पास एक एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें? चलिए, तो देखते हैं इस पे किस किस टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं। एक तो ये था जब ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ था। अब बात करते हैं कि अगर ब्लॉक को आपने
जो मास है उसे आपने एक वर्टिकल सरफेस के साथ इस तरीके से चिपका के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप एक फोर्स लगा रहे हैं इस पे F अंदर की तरफ। अब यहाँ पे आपने इसको चिपका के रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा वर्टिकली। तो अब इस पे mg नीचे की तरफ लगेगा। नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर या टुवर्ड्स लेफ्ट? टुवर्ड्स लेफ्ट। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर। कौन सी सरफेस? जो कांटेक्ट में होती है। तो यहाँ कांटेक्ट में है ये वाली सरफेस, तो नॉर्मल इस पे लगेगा यहाँ से इस डायरेक्शन में। दिस विल बी द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। नीचे लग रहा है mg। अब अगर ये फोर्स यहाँ नहीं होता, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स यहाँ नहीं होता, तो सोचो क्या इसकी टेंडेंसी नीचे गिरने की होती? बिल्कुल होती। भाई एक ऑब्जेक्ट को आप अगर दीवार पे रखे हुए हैं और आपने छोड़ रखा है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रखा, तो वो नीचे गिरेगा ऑब्वियसली। तो टेंडेंसी इसके नीचे गिरने की, मतलब फ्रिक्शन अगर रिस्पेक्ट करेगा तो किस तरफ करना चाहिए? ऊपर की तरफ। लेकिन फ्रिक्शन होने के लिए नॉर्मल फोर्स होना चाहिए, और वो नॉर्मल फोर्स आप यहां से दे रहे हैं। आप एक एक्सटर्नल फोर्स, इसको दीवार पे आपने मास रखा और उसे इस तरीके से पुश किया हुआ है दीवार की तरफ, अंदर की तरफ से पुश किया हुआ है। उस पुश की वजह से, जो एक्सटर्नल फोर्स आपने यहाँ लगा रखा है, उसकी वजह से इसको एक नॉर्मल फोर्स मिल रहा है, और इस नॉर्मल की वजह से वहां एक फ्रिक्शन एक्ट करेगा जो ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस नॉर्मल इज इक्वल टू एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स एंड दिस फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ऑब्वियसली फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? म्यू एस इंटू एन। ये बात हम जानते हैं, ठीक है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है? तो क्वेश्चन ये, पहली बात ये पूछ लेगा आपसे कि बताइए मिनिमम F required to keep this object at rest। मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना चाहिए सच दैट ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मतलब नेट फोर्स इस पे 0 होना चाहिए। अगर नेट फोर्स 0 है तो यहाँ से हमें मिल गया नॉर्मल इक्वल टू F इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में मिलेगा फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू mg। ये बात हमें मिल गई। और फ्रिक्शन फोर्स कितना? तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम इस पे कितना लग सकता है? म्यू एस इंटू एन के बराबर इक्वल टू mg। और n कितना है? F के बराबर, तो म्यू एस इंटू एफ इक्वल टू mg। तो कम से कम इतना F आपको लगाना पड़ेगा, लिख लीजिए F इक्वल टू mg बाय म्यू एस। कम से कम इतना F आपको लगाना पड़ेगा, तभी ये जाके वहां पे रुक पाएगा, तभी ये वहां पे स्टेशनरी हो पाएगा। अगर सोचो कि आपने जो फोर्स लगाया वो इससे कम लगाया, तो क्या होगा? आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो लेस देन mg बाय म्यू एस लगा रहे हैं, तो क्या होगा? तो सोचिए अब जो फ्रिक्शन इस पे लगेगा वो कितना लगेगा? म्यू इंटू एन, एन एफ के बराबर है, तो म्यू इंटू एम जी बाय म्यू एस, ऐसा। ये इस पे फ्रिक्शन फोर्स इस पर लगने वाला है, और क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया है वो एम जी बाय म्यू एस से कम लगाया है, तो हम कहेंगे कि दिस इज लेस देन दिस। भाई एन की जगह हमने लेस देन एम जी बाय म्यू एस रखा, तो मैं साइन लगाऊंगा लेस देन का, तो आपको जो फ्रिक्शन मिलेगा वो लेस देन एम जी मिलेगा। और जैसे फ्रिक्शन लेस देन एम जी मिला, क्या इस ऑब्जेक्ट पे एक नेट फोर्स आना शुरू हो गया? क्योंकि नीचे mg लग रहा है और ऊपर जो फोर्स है वो लेस देन mg है, मतलब नीचे के डायरेक्शन में इस पे एक नेट फोर्स आ रहा है विच इज mg माइनस फ्रिक्शन। ये एक नीचे की तरफ नेट फोर्स आया और इसकी वजह से इसका एक नीचे एक्सेलरेशन मिलेगा, जिसकी वजह से नीचे स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखना है तो मुझे कम से कम इतना फोर्स एक्सटर्नली लगाना पड़ेगा, तभी ये वहां पे रेस्ट पे रह पाएगा। अगर इससे कम फोर्स लगाया आपने तो उसकी वजह से फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं मिल पाएगा और कम फ्रिक्शन की वजह से नीचे स्लाइड करना शुरू कर देगा, ठीक है। अच्छा अगर इससे ज्यादा लगाते तो क्या होता? तो क्या होता ये बताइए। अगर इससे ज्यादा मैं फोर्स लगाता तो क्या होता? तो क्या ऊपर चलना शुरू कर देता? सोचो जरा। भाई आपने बोला कि यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, और आपने इस पे एक फोर्स लगा रखा है एक्सटर्नल, इधर नॉर्मल फोर्स इस पे लग रहा है, इस तरफ फ्रिक्शन लगेगा, इस तरफ mg लगेगा, इस तरफ। ये सारी बातें आपने कर ली। हमने ये भी देख लिया कि जो F है वो कम से कम mg बाय म्यू एस के बराबर होना चाहिए सच दैट ये रेस्ट पर है। ये बात हम भी देख चुके हैं अभी। अच्छा अगर मैं फोर्स इससे ज्यादा लगाता हूँ तो क्या होता? अगर दिस F इज मोर देन mg बाय म्यू एस, तो क्या होता? क्या मैं अभी लिखता कि फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन
तो ये हो जाता म्यू एस इंटू एन की जगह आता एफ, तो ये हो जाता फ्रिक्शन इज मोर देन म्यू एस इंटू एम जी बाई म्यू एस। तो ये आता फ्रिक्शन इज मोर देन एम जी, ऐसा आता है ना। फ्रिक्शन इज मोर देन एम जी अगर आता तो आप कहते हैं कि भाई इस बार तो ये ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या कि भाई आप फोर्स लगा रहे हो उस पे दीवार की तरफ और ये चलना शुरू कर दिया ऊपर की तरफ? ऐसा कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली दिस इज नॉट पॉसिबल। और इस पूरी कैलकुलेशन में आपने एक गलती की है, और वो ये गलती है कि आपने फ्रिक्शन को सीधा सीधा म्यू एस इंटू एन के बराबर ले लिया। यहाँ पे ये स्टैटिक फ्रिक्शन है और वो उतना ही लगता है जितनी जरूरत होती है। ये तो भैया मैक्सिमम वैल्यू है जो लग सकता है, हमें मैक्सिमम से काम ही नहीं है, हमें उतनी ही चाहिए जितनी यहाँ जरूरत है। और यहाँ जरूरत कितनी है? mg के बराबर, क्योंकि नीचे इसको mg लेके जाना चाह रहा है, उसे अगर बैलेंस करना है तो ऊपर भी mg लगना चाहिए। तो यहाँ पे ये पूरी कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी गलत, फ्रिक्शन लगेगा सिर्फ mg के बराबर। तो ध्यान रखिए हमेशा कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा लगे ऐसा जरूरत नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है। हमें हमेशा चेक करना पड़ेगा कि यहाँ फ्रिक्शन की कितनी जरूरत है, जितनी जरूरत उतना यहाँ पे वो लगेगा। ठीक है बात क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इस पे देखते हैं और किस टाइप का इसमें क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा वर्टिकल पे ही अगर देखा जाए तो लेट्स से आपको दो वॉल्स के बीच में ऐसा दे रखा है, दो वॉल्स हैं, इसके बीच में एक ब्लॉक आपका रख दिया ऐसा। अब इस पे बताइए कितना फ्रिक्शन फोर्स इस पे एक्ट करेगा अगर ऐसा रखा हुआ है और इन दोनों वॉल्स को आप एक फोर्स दे रहे हैं एफ, दोनों वॉल्स पे आप फोर्स लगा रहे हैं, दोनों को इस ब्लॉक को पिचका रहे हैं आप, ऐसा मान लीजिए बीच में ब्लॉक रखा हुआ है, आप दोनों तरफ से वॉल से इसको पुश कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया बताइए फ्रिक्शन इस पे कितना होगा, या फ्रिक्शन छोड़िए, आपको ये पूछा गया कि बताइए ये एफ कितना होना चाहिए, एफ मिनिमम कितना होना चाहिए सच दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। एफ मिनिमम पूछा गया, ऑब्वियसली मैक्सिमम तो आप बहुत लगा सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है उसकी। मिनिमम फोर्स कितना लगाया जाए, ये एफ जो एक्सटर्नल आप लगा रहे हैं कि ये रेस्ट पे रहे, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपको म्यू एस यहाँ पे गिवन है। तो हमें पता है कि इस बार जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कहाँ कहाँ लगेगा, कितनी सरफेसेस कांटेक्ट में है, क्या दो तरफ से कांटेक्ट में है? यस, तो एक फ्रिक्शन फोर्स इस सरफेस से आएगा, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स इस सरफेस से भी आएगा। ये बात क्लियर है आपको? जितनी सरफेसेस कांटेक्ट में है वहां सब जगह फ्रिक्शन इस पे एक्ट करेगा। और फ्रिक्शन कैसे एक्ट करता है? टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करते हुए। अगर ये वर्टिकल वॉल्स के बीच में ब्लॉक रखा हुआ है तो इसकी टेंडेंसी क्या है? नीचे गिरने की। तो फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस बार अगर अपन बनाए कि रेस्ट पे है तो मैं लिख सकता हूँ 2F इक्वल टू mg, क्योंकि ऊपर दो फ्रिक्शन फोर्स लग रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, 2F इक्वल टू mg, तो F इक्वल टू आएगा mg बाय 2 यहाँ से। ठीक है, और व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है हमेशा म्यू इंटू एन। अब इस पे नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, तो नॉर्मल फोर्स इस पे लग रहा है एफ के बराबर। पे नॉर्मल किसकी वजह से लगा? जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया उसकी वजह से। तो एन इक्वल टू हो गया एफ, और यहां से हम कह सकते हैं ऐसा कि दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एफ, ऐसा। फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ अगर रखूं तो म्यू एस इंटू एफ इक्वल टू एम जी बाई टू, यहाँ से आपको एफ मिलेगा mg बाय 2 म्यू एस। तो ये मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है यहाँ इसको रेस्ट पे रखने के लिए। भाई जब एक ही सरफेस के साथ कांटेक्ट में था, जैसा क्वेश्चन यहाँ था, तो हमें आंसर मिला था mg बाय म्यू एस के बराबर। अब इस बार दो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो दो जगह फ्रिक्शन फोर्स है, तो इस बार आधा ही चाहिएगा आपको, mg बाय 2 म्यू एस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस बार रोकने वाले ज्यादा हैं, इस बार दो जगह फ्रिक्शन लग रहा है, तो इफेक्टिव यहाँ पे स्टॉपिंग इसकी हो रही है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा वो कम लगाना पड़ेगा, हाफ ही लगाना पड़ेगा। ठीक है बात पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और इस पे जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बन सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे,
ये सारे क्वेश्चंस के टाइप हैं, अभी ना इसमें वैल्यूज डाल के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो करना इसी तरीके से जैसे अभी अपन देख रहे हैं। तो अगर ये स्लाइड करता है यहां से चल के एस डिस्प्लेसमेंट इसका होता है, यहां तक ये पहुंच गया, ठीक है। वही मास m है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहाँ म्यू के दे रखा है और स्लाइड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन हमें यूज करना पड़ेगा, वो बात हम जानते ही हैं, इसलिए अपन ने इसको म्यू के ले रखा है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। बताइए इसका एक्सेलरेशन कितना रहा होगा? अगर इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F, तो इसका एक्सेलरेशन कितना लिखा जाएगा? जानते हैं इसका मास अगर m है तो इस पे नॉर्मल कितना लगेगा? नॉर्मल लग रहा होगा mg के बराबर, क्योंकि mg नीचे है। ऐसा फ्रिक्शन इस पे लगेगा पीछे की तरफ, कितना लगेगा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन है, सेम रहता है हमेशा, विच इज म्यू के इंटू एन, एन यहाँ पे बराबर है mg के। तो फ्रिक्शन आ गया ये। FBT अगर इसका देखें तो इधर F, इधर फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन इसका होगा नेट इस तरफ, तो हम लिख सकते हैं आराम से एक्सेलरेशन इक्वल टू F माइनस एफ बाई एम। नेट फोर्स इक्वल टू एम ए हो गया F माइनस एफ बाई एम। कितना हो जाएगा? F माइनस म्यू के एम जी बाई एम। ये आपका आ गया इसमें फ्रिक्शन फोर्स, ये सॉरी एक्सेलरेशन, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा सोचो, इस बार आपको दिया होता है ऐसा कि भाई ये जो सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ पे आपने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी u वेलोसिटी से, इस बार आपको फोर्स नहीं लगाया आपने, एक इनिशियल वेलोसिटी u आपने इसको दे दी और बोला गया कि यहाँ पे जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के। इस बार आपसे पूछा गया कि कितनी दूर जाके रुक जाएगा, यस कितना होगा सच दैट यहाँ जाके रुक जाए, इसका v जो है वो 0 हो जाए, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्वियसली रुकेगा, क्यों रुकेगा? क्योंकि आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी तो दे दी, लेकिन क्या इस पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा? यस, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव मोशन है और ये रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के, तो ये जा रहा है टुवर्ड्स राइट, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये फोर्स जो है इसको लगातार रोकेगा और आगे जाके इसकी स्पीड हो जाएगी 0। तो आपको ये पूछा गया कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट इसका होगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कैसे निकाला जाए? तो हमें पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा इसका। हमें पता है कि इस पे सिर्फ एकमात्र फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए, ये हो जाएगा अपना। इसका एफबीटी अगर बनाए तो ऐसा ही बनेगा, इस पे एकमात्र फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ फ्रिक्शन, ऊपर नॉर्मल, नीचे एम जी, एन इक्वल टू एम जी है तो क्लियर है, फ्रिक्शन हो जाएगा इस पे म्यू के इंटू एन, मतलब म्यू के एम जी। तो यहां से अगर देखा जाए तो फ्रिक्शन की जगह मैं लिख सकता हूँ म्यू के एम जी इक्वल टू एम ए, यहाँ से एक्सेलरेशन मिलेगा म्यू के इंटू जी। और देखिए एक्सेलरेशन की मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी अपोजिट बता रखी है आपको, तो आप जब इक्वेशन में लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन अगर मैं लगाऊं तो v तो है 0 क्योंकि फाइनल रेस्ट पे है, u दे रखा है प्लस 2, एक्सेलरेशन को क्या मुझे नेगेटिव लिखना पड़ेगा? यस, क्योंकि u और a अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू के इंटू जी इंटू एस। ये आपका यहाँ से आंसर मिलेगा u स्क्वायर बाई 2 म्यू के जी। इतना डिस्प्लेसमेंट इसका होगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। आपसे अगर टाइम पूछा जाता कि बताइए कितने टाइम में ही रुक गया, तो हम टाइम भी निकाल सकते थे, ये t इक्वल टू 0 है, ये t अपन मानते हैं कि जो फाइंड करना है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये है 0 u माइनस म्यू के इंटू जी इंटू टी, यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा जब भी रुकेगा, दिस विल बी u बाय म्यू के जी। क्लियर है बात? ठीक है, कर सकते हैं ऐसे सारे क्वेश्चन आराम से, बस ध्यान के रखना है कि एफबीटी कैसे बनाना है। यहाँ फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, एकमात्र फोर्स फ्रिक्शन है, तो एक्सेलरेशन उसकी वजह से लिख लिया, अपोज कर रहा है इसलिए नेगेटिव साइन आ गया, और बाकी सारी चीजें जो मोशन में आपने करी वैसे के वैसे की जा सकती हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है बात? और क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक हेमीस्फेरिकल ऐसा सरफेस है, एक हेमीस्फेरिकल बाउल मान लीजिए ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, उसमें आपसे बोला गया कि एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट यहाँ पे अभी नीचे है इस जगह पे, ठीक है, इंसेक्ट बना देते हैं एक छोटा सा, ऐसा एक इंसेक्ट है यहाँ पे,
वो इंसेक्ट यहाँ पे क्रॉल करके ऊपर की तरफ चढ़ना चाह रहा है। ओके, इस सरफेस के ऊपर चढ़ना चाह रहा है। इसकी रेडियस आपको दे रखी है आर। आपसे पूछा गया कि बताइए ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक ऊपर चढ़ पाएगा। क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग इन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर, मैक्सिमम हाइट अप टू विच इट कैन क्रॉल इज। ठीक है, मैक्सिमम हाइट अप टू विच इट कैन क्रॉल इज। कैसे कैलकुलेट करें, बताइए क्या किया जाए इस क्वेश्चन के लिए। तो भाई अभी इसकी पोजीशन है ये यहाँ पे है, ये सेंटर से देखता हूं मैं। कुछ टाइम बाद ये लेट से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस जगह ये आ गया। अब सोचो इस जगह पे मान लीजिए एंगल इसने थीटा घूम लिया यहाँ तक। अब क्या होगा, इस पे mg एक करेगा इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ। इसका नॉर्मल फोर्स जो लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दिस विल बी द नॉर्मल फोर्स। क्या ये क्वेश्चन कुछ कुछ वैसा ही बन रहा है जैसा हमने इंक्लाइन प्लेन पे किया था कि एक इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो वो कितने एंगल तक यहाँ पे रह पाएगा। ये सही था, थीटा हमने कैलकुलेट किया था और थीटा कितना बताया था हमने, tan थीटा इक्वल टू म्यू एस के बराबर, जिसको आपने बोला था एंगल ऑफ रिपोज थीटा को बोला था, है ना। तो ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है कि ये जो क्रॉल कर रहा है ऊपर की तरफ, तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका एंगल चेंज होता जाएगा। भाई यहाँ पे एंगल था इसका हॉरिजॉन्टल से 0, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका एंगल इंक्रीज होता जाएगा और जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा वैसे वैसे इसके गिरने की चांसेस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अब नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स बढ़ता जा रहा है। कौन सा फोर्स, ये जो mg का कंपोनेंट है mg sin थीटा, ये लगातार इंक्रीज होता जाएगा। इसकी वजह से इसके नीचे गिरने के चांसेस लगातार इंक्रीज होते जाएंगे। और ये बात हमने वहां भी करी थी और मैं बोला था कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस पे ये नीचे गिर जाएगा। तो बस वही बात हमें यहाँ भी करनी है। हम ये हाइट कैलकुलेट करनी है, दिस हाइट कितनी हाइट तक ये चल पाया। ठीक, तो देखते हैं जल्दी से क्या किया जाए। भाई यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई ये जो लेंथ है ये भी रेडियस है, दिस लेंथ इज ऑल्सो रेडियस। सेंटर से कोई भी लेंथ लेंगे रेडियस होगी। और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक नीचे तक ये भी है रेडियस के बराबर। अच्छा, वो अगर रेडियस है तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, आर कॉस थीटा कंपोनेंट लेना में आता है। ट्राइंगल में देख पा रहे हैं हम, हाइपोटेन्यूज आर है, एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। पक्की बात। तो एच आपको यहाँ से कितना मिला, एच आपको मिलेगा आर माइनस आर कॉस थीटा। देख पा रहे हैं, तो बस ये अपने को देखना है। और हमें पता है कि टेन थीटा अगर म्यू एस है तो कॉस थीटा लिखा जा सकता है। टेन थीटा एक ट्राइंगल में क्या होता है, ये म्यू एस बाई वन, अगर दिस एंगल इज थीटा तो ये हो जाएगा रूट ओवर वन प्लस म्यू एस, हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं। तो cos थीटा इस ट्रायंगल के लिए कितना बनेगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। ये आपका आ गया cos थीटा। आपका आंसर आ जाएगा r 1 माइनस cos थीटा 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर। ये आपका आएगा फाइनल आंसर फॉर दिस हाइट। ठीक है बात। तो आपको यहाँ पे ये यूज करना था एंगल ऑफ रिपोज। इसको यूज करके आपने tan थीटा से cos थीटा कैलकुलेट किया, cos थीटा को आपने अपना फाइनल आंसर बताने में यूज किया। ठीक है बात यहाँ तक पक्का। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन इस पे क्या बन सकता है। इस बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया, a block is placed on rear horizontal surface of a truck moving along the horizontal with an acceleration a। क्वेश्चन मैंने पहले भी देखा था, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन कुछ ऐसा कि एक ट्रक के यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसा। ये जो ट्रक है ये एक्सेलरेशन ए के साथ आगे मूव कर रहा है। ठीक, ऐसा पूछा, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक फॉर विच द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रक इज। ये ए मैक्स कितना होगा सच दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड
ठीक है, ये आपसे पूछा गया। स्लाइड क्यों करेगा ये? भाई पहली बात तो उसको रोक किसने रखा है? फ्रिक्शन जो यहाँ पे है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है यहाँ पे, उसने इसको रोक रखा है म्यू एस। ठीक है, अब अगर ये एक्सेलरेशन के साथ ही अब चल रहा है ट्रक, तो हमें पता है कि यहाँ जो बंदा बैठा हुआ है वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में बैठा हुआ है, और इसकी वजह से यहाँ पे एक सूडो फोर्स इसमें लगाना पड़ेगा हमें एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये सूडो फोर्स जो है ये इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने लायक है, ये एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर ये पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली इधर लगना चाहिए सच दैट इस ब्लॉक को रोक सके। तो आपसे यही पूछा गया कि ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा सच दैट ये अपनी जगह से ना हिले, और अपनी जगह से अगर नहीं हिल रहा तो हमें पता है कि इस पे जो फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है, एफ जो मैक्सिमम लग सकता है इस पे, वो होगा म्यू इंटू एन के बराबर, विच इज म्यू एम जी के बराबर, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो रोक सकता है। तो जो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है वो भी इतना ही होना चाहिए, तभी वो स्लाइड नहीं करेगा। अगर एक्सेलरेशन इससे ज्यादा हुआ तो ये एमए फोर्स बढ़ जाएगा, और इसके बढ़ने से अब फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है जो उसको रोक पाए, तो ये स्लाइड कर जाएगा। हमें वो सिचुएशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि स्लाइड ना करे। तो ए मैक्स हम निकाल सकते हैं एफ मैक्स बाई एम से, विच इज म्यू एस इंटू जी। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, म्यू एस एम जी बाई एम बचेगा आपके पास म्यू एस इंटू जी। तो दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन with which the truck can move such that this block does not slide on this surface. क्लियर है बात? या अगर आपसे पूछा गया कि अगर if acceleration is less than mu s into g, अगर acceleration is maximum acceleration से कम है, तो बताइए फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? ये आपका क्वेश्चन है कि अगर acceleration is maximum acceleration से कम है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? क्या अभी फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी के बराबर होगा, या उतना जितना जरूरत है? ऑब्वियसली जितना जरूरत है। और जरूरत कितनी है? इधर लग रहा है इस पे एम ए, इस तरफ लग रहा है फ्रिक्शन, रोकना है एम ए को, तो फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए? एम ए के बराबर। तो जब तक एक्सेलरेशन इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन से कम है, फ्रिक्शन फोर्स एम ए के बराबर होगा। जिस टाइम पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम पहुंच गया उस टाइम फ्रिक्शन भी मैक्सिमम हो जाएगा। और तीसरे केस में अगर acceleration is more than mu s into g, तो आपसे पूछा गया कि बताइए इस बार फ्रिक्शन कितना होगा और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, मान लीजिए a डैश, वो कितना होगा? ये आपका क्वेश्चन है। तो इस बार अगर आपने ट्रक का एक्सेलरेशन बढ़ा दिया, तो इस बार जो फ्रिक्शन आप लगा रहे हैं, जो फ्रिक्शन यहाँ पे लग सकता था, वो कम हो रह जाएगा इसको रोकने के लिए। मतलब ये जो ब्लॉक है वो मूव करना शुरू कर देगा विद एक्सेलरेशन a डैश। इस बार जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, विच इज म्यू के इंटू जी। तो इस बार जो एक्सेलरेशन आएगा a डैश, वो आएगा एम ए माइनस म्यू के इंटू एम जी के बराबर। हमें फ्रिक्शन देखना है तो म्यू के इंटू एम जी। ये आपका आएगा एम ए डैश नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, ये हमने लिखा। यहाँ से आपको ए डैश मिलेगा ए माइनस म्यू के इंटू जी। दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जिसके साथ वो स्लाइड करना शुरू कर देगा। अगर ट्रक का एक्सेलरेशन और ज्यादा हो गया तो ट्रक का एक्सेलरेशन ज्यादा होने से फर्क क्या पड़ा? सूडो फोर्स इंक्रीज होता गया। सूडो फोर्स के इंक्रीज होने की वजह से ये पीछे की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देगा। फ्रिक्शन इस बार सफिशिएंट नहीं होगा जो इसको रोक सके। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ गया कि बताइए if L is the distance of the block from rear side of the truck, time taken by the block to cover a distance L, ये कितना होगा? कि भाई अगर ब्लॉक जहां रखा था वहां से ट्रक की जो रियर साइड का डिस्टेंस है वो L है, यहाँ से तक का डिस्टेंस L दे रखा है।
तो आपको बोला गया कि अब इस केस में जब इसका एक्सेलरेशन है, ब्लॉक का स्लाइड कर रहा है ये विद एक्सेलरेशन a डैश, तो कितना टाइम लगेगा इसको l डिस्टेंस कवर करने में। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, टाइम पूछा गया है, इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर हम लगा सकते हैं यहाँ पे। इनिशियल स्पीड 0 है क्योंकि ये फोर्स की वजह से चलना शुरू कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट है l, u हो गया 0, हाफ a। एक्सेलरेशन स्लाइड करने का कितना है, a डैश विच इज a माइनस म्यू के इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से आपको t मिल गया आराम से रूट ओवर 2l बाई a माइनस म्यू के जी। तो एक बार आप एक्सेलरेशन निकाल लें, उसके बाद तो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, पक्की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन आपको मिला a डैश, वो एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में था? दिस a डैश इज विद रेस्पेक्ट टू ट्रक। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई आप सूडो फोर्स क्यों लगा रहे हैं इस पे? सूडो फोर्स तो तभी लगता है ना जब इस आप ट्रक के अंदर बैठे हो, आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हो, तभी तो आपने सूडो फोर्स लगाया। तो जब आपने सूडो फोर्स लगा दिया मतलब आप विद रिस्पेक्ट टू ट्रक बात कर रहे हैं सारी। तो ये एक्सेलरेशन भी जो आएगा ए डैश वो विद रिस्पेक्ट टू ट्रक आएगा। अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्सेलरेशन निकालना है तो आपका आंसर आएगा म्यू के इंटू जी, सिर्फ फ्रिक्शन वाला। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जब लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, acceleration of the block with respect to truck equal to acceleration of block minus acceleration of truck, ये लिखा जाएगा। तो acceleration of block कितना हो जाएगा, acceleration of block with respect to truck plus acceleration of truck, तो कितना आएगा ये आपके पास आया a माइनस म्यू के इंटू जी, और acceleration of truck कितना आया a के बराबर, कितना आंसर माइनस म्यू के g के बराबर। दिस इज द acceleration of the block। ऐसा आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक मैंने माइनस ए क्यों लिखा, क्योंकि ये ए डैश जो आया वो टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है इस तरफ, जबकि ट्रक का एक्सेलरेशन किधर है, इस तरफ। तो एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, इसलिए अपन ने इसको ऐसा लिखा। आप चाहें तो इसे नेगेटिव कर सकते थे और इसको पॉजिटिव कर सकते थे, तो आपका आंसर प्लस म्यू के जी आ जाता। कोई खास बात नहीं है उसमें। हमें कुल मिला के मैग्नीट्यूड चाहिए विच इज म्यू के इंटू जी। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी आप सूडो फोर्स यूज करते हैं, आप जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू दैट मूविंग ऑब्जेक्ट आता है। जैसे यहाँ ट्रक चल रही थी तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक आपको मिला था। ठीक है, तो सूडो फोर्स के साथ ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है तो हम रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक बात। जब आपको क्वेश्चन दिया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो अभी हमने वॉल वाला किया था उसमें एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रक के आगे चिपका हुआ है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट अपने एक मास ऐसा यहाँ, एक मास यहाँ पे है, चिपका हुआ मतलब यहाँ पे है, चिपका हुआ नहीं है। अब इस पे नीचे लग रहा है mg, इस तरफ इस पे लग रहा है नॉर्मल फोर्स। ट्रक का एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में a। जब ट्रक का एक्सेलरेशन उधर है a के बराबर, तो हमें पता है कि इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा पीछे ma के बराबर, और इसकी वजह से इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स ऊपर क्यों, क्योंकि इसका गिरने की टेंडेंसी है नीचे की तरफ। इस बार अगर नॉर्मल फोर्स देखो तो ma के बराबर है, इस पे जो फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है वो लग सकता है म्यू इंटू एन के बराबर, विच इज म्यू इंटू एम ए के बराबर। तो इस बार आपसे पूछा गया फाइंड मिनिमम ए सच दैट ब्लॉक स्टेज एट रेस्ट, वहां पे वो रेस्ट पे रहे, नीचे गिरना गिरे, उसके लिए मिनिमम ए बताइए। तो हमें पता है कि ए कम से कम इतना होना चाहिए कि वो फ्रिक्शन सफिशिएंट उसको प्रोवाइड कर सके। कितना, mg के बराबर, क्योंकि ऊपर फ्रिक्शन फोर्स है नीचे mg है, अगर दोनों बराबर हो गए तो ये कहीं नहीं गिरेगा। तो फ्रिक्शन कितना आप मैक्सिमम लिख सकते हैं, म्यू एम ए के बराबर, अभी हमने बात करी, दिस शुड बी इक्वल टू mg। यहां से समझ में आता है कि a शुड बी इक्वल टू g बाय म्यू।
कम से कम एक्सेलरेशन को इतना होना चाहिए सच दैट वो नीचे ना गिरे। एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू g बाय म्यू, दिस शुड बी द मिनिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन इससे ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एक्सेलरेशन बढ़ाओगे ma बढ़ेगा, नॉर्मल बढ़ेगा और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो ये तो अच्छी बात है कि वो नहीं गिरेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ी है, फ्रिक्शन की वैल्यू तो mg के बराबर ही रहने वाली है क्योंकि फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितनी जरूरत होती है। तो मैक्सिमम चाहे भले ही कितनी भी हो, लगेगा उतना ही जितना जरूरत है, तो mg। ठीक बात यहाँ तक? हाँ, अगर आप ट्रक के एक्सेलरेशन की वैल्यू कम कर देते हैं, ए को कम कर देते हैं, तो क्या होगा? इससे ये एम ए कम हो जाएगा, एम ए कम होगा तो ये एन कम हो जाएगा और उसकी वजह से फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो जैसे ही वैल्यू कम हुई फ्रिक्शन की, अब mg जो है वो f से बड़ा हो गया। mg बड़ा तो जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देगा। ठीक है बात? हम कई सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वही कॉन्सेप्ट सब जगह यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है यहाँ तक सारी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक क्वेश्चन और। अब ये क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पे, क्या बोल रखा है देखिए कि एक मैन मास 40 kg इज एट रेस्ट पे है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए बिटवीन द वॉल्स, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है। इफ म्यू फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मैन एंड द वॉल्स इज 0.8, म्यू आपको 0.8 दे रखा है। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शंस एक्सर्टेड बाय द वॉल्स ऑन द मैन, ये आपका क्वेश्चन है कि ये नॉर्मल रिएक्शंस कितनी होंगी जो यहाँ पे वॉल और मैन के बीच में है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक जो अजम्पशन लिया है वो क्या है कि इसके दोनों हाथों के बीच की जो नॉर्मल है, जो दोनों हाथ और वॉल का जो कांटेक्ट है, वहां पे जो नेट नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो N2 लग रहा है। हमने दोनों हाथों की अलग अलग नहीं ली है। ऐसे जो दोनों पैरों की इस पे जो नेट नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो N1 लग रहा है, इसको भी हमने अलग अलग नहीं लिया है। ठीक है, आप इस F को भूल सकते हैं, यहाँ ये कुछ नहीं है, दिस F2 जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, और यहाँ भी इस F1 जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये नॉर्मल फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं, ऐसा आप लेके चलेंगे अभी। ठीक है, अब ये यहाँ पे रेस्ट पे है, तो किस वजह से रेस्ट पे हो सकता है? कौन रोक के रखा हुआ है इसको? नीचे तो mg लग रहा है, अगर फ्रिक्शन यहाँ नहीं होगा तो ये नीचे गिर जाएगा। फ्रिक्शन ही है जिसने इसको यहाँ रोक के रखा हुआ है, तो इस तरह फ्रिक्शन आपने यहाँ दिख रखा है, यहाँ आपको फ्रिक्शन दिख रहा है लेट्स से F2, और यहाँ आपको फ्रिक्शन दिख रहा है लेट्स से F1, जिसकी वैल्यू है म्यू N1 और यहाँ इसकी वैल्यू है म्यू N2। ये आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, पूछा गया नॉर्मल रिएक्शन बताइए। तो अगर मैं इस मैन के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स देखूं, तो अपने को पता है कि नेट फोर्स इस पे 0 होना चाहिए हॉरिजॉन्टल में भी, क्योंकि ये रेस्ट पे है। हॉरिजॉन्टल में इस पे कौन कौन से फोर्सेज हैं भाई? एक तरफ से N1 आ रहा है, एक तरफ से N2 आ रहा है। ऐसा ही तो है कि अगर ये मैन को मैं एक ब्लॉक की तरह मान लूं, तो इधर से N1 है, इधर से N2 है, ये दो फोर्सेज इस पे लग रहे हैं। तो नेट फोर्स 0 मतलब N1 मस्ट बी इक्वल टू N2। एक बात तो यहाँ से मैं समझ में आ गई, ये बात क्लियर है। ठीक है, तो हमें ये n कैलकुलेट करना है बेसिकली। अगर इन दोनों को मैं n मान लेता हूं तो हमें ये n ही कैलकुलेट करना है। आपसे पूछा गया कि फाइंड नॉर्मल रिएक्शंस, तो ये n हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में चलते हैं। वर्टिकल में इस पे नेट फोर्स अगेन 0 होना चाहिए। नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहे हैं दोनों फ्रिक्शन फोर्सेस, तो F1 प्लस F2 इक्वल टू mg, ऐसा होना चाहिए। अब देखिए F1 अगर ये है, F2 अगर ये है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो F इक्वल टू म्यू एन में आप n जो लेते हैं वो उस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं। तो जिस तरफ आपने F2 लिखा है वहां का नॉर्मल N2 होगा, जिधर आपने F1 लिखा है वहां का नॉर्मल N1 है, और वो आपको यहाँ पे यूज करना है। चलिए इस क्वेश्चन में तो N1 इक्वल टू N2 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जहां पे नॉर्मल रिएक्शंस अलग अलग होंगी वहां पे फ्रिक्शन फोर्सेस भी दोनों सरफेस पे अलग अलग होंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि जिस सरफेस पे आप फ्रिक्शन फोर्स देख रहे हैं, नॉर्मल भी उसी सरफेस का हमें कंसिडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लिखा जाए तो इस लिखा जाएगा म्यू N1 प्लस म्यू N2 इक्वल टू mg। N1 N2 बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ म्यू इंटू n 2 टाइम्स इक्वल टू mg। यहाँ से आपको n मिलेगा
mg बाय 2 म्यू, सारी वैल्यूज आपको गिवन है। m दे रखा है आपको 40 kg, g होता है 10, 2 म्यू दे रखा है 0.8 के बराबर। यहाँ से आपको मिलेगा आंसर फाइनली 8 से ये गया आपका 5 और 50, ये आपका गया 5 टाइम्स, तो आंसर आपका आएगा 250 न्यूटन्स। दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शंस। ठीक है, 250 न्यूटन्स इज द नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर बात कैसे करना है क्वेश्चन को, पक्की बात। चलिए चलिए आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया। क्वेश्चन इस बार ऐसा है कि एक सरफेस ऐसा ले लीजिए, वर्टिकल सरफेस पे एक ब्लॉक यहाँ पे आपने टिका रखा है। ठीक है, एक ब्लॉक इस तरीके से आपने यहाँ पे टिका रखा है। ठीक है, इस वर्टिकल सरफेस पे। अब इस पे दो फोर्सेस आपने लगाए हैं। एक फोर्स है जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है, एक फोर्स पैरेलल टू द सरफेस लग रहा है। ऐसा तो आपको 3D डायग्राम बता देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भाई ये वर्टिकल वॉल है, इस वॉल पे आपने एक ब्लॉक को टिका रखा है इस तरीके से। इस ब्लॉक को टिकाने के लिए 2 kg का ये ब्लॉक है, इसको टिकाने के लिए आपने 40 न्यूटन्स का फोर्स तो इसके परपेंडिकुलर लगा रखा है। जैसे आपने वहां बताया था कि भाई अगर ये वॉल है तो इस वॉल पे अगर ब्लॉक टिका रखा है तो आपने एक फोर्स इधर लगा रखा है 40 न्यूटन्स का, परपेंडिकुलर टू द वॉल। ठीक है, और दूसरा जो फोर्स लगा रखा है वो इस प्लेन में लगा रखा है। इस प्लेन में मतलब ऐसा मान लीजिए कि अंदर की तरफ जाता हुआ ऐसा एक फोर्स है, यहाँ से अंदर की तरफ जाता हुआ एक फोर्स है 15 न्यूटन्स का, ऐसा एक फोर्स जो आपने लगा रखा है। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं इस प्लेन में ये फोर्स है 15 न्यूटन का, और ये जो 40 न्यूटन है ये परपेंडिकुलर फोर्स आपने यहाँ पे लगा रखा है। ऐसा यहाँ पे एक डायग्राम बता रखा है। इस बार आपसे पूछा गया कि बताइए इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है वो 0.5 है वॉल और ब्लॉक के बीच में। तो अब इस केस में अपने को कुछ अच्छी चीजें देखनी पड़ेंगी। जैसे पहली बात तो इस पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगा उसी डायरेक्शन में इसका मोशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसा 2D में बताता हूँ तो 2D में देखिए क्या क्या इस पे फोर्स लग रहे हैं। इसका नीचे वेट लग रहा है 20 न्यूटन, तो ये 20 न्यूटन आपने यहाँ बता दिया इसका वेट। ठीक है, इस तरफ 15 न्यूटन लग रहा है तो इस तरफ आपने 15 न्यूटन बता दिया ये। और यही दो हैं जिस जो इसको नेट फोर्स देंगे, जिसको नेट मोशन देंगे। तो इन दोनों का अगर नेट रिजल्टेंट अपन बताएं तो अपन बता सकते हैं कि रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में होगा। और आप रिजल्टेंट अगर निकालें तो आएगा √20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। देखिए ट्रिपलेट बनते हैं 15, 20, 25, तो इसका आंसर आएगा 25 न्यूटन। इन दोनों का नेट फोर्स आएगा 25। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो आया 25 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इसको अपोज करता हुआ लगेगा इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। जिस तरह आपका नेट फोर्स आया उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो यहाँ पे आप अगर नॉर्मल फोर्स देखें तो नॉर्मल किसकी वजह से मिलेगा, जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं 40 उसी की वजह से, क्योंकि ये आपका नॉर्मल फोर्स है और ये 40 है इस तरफ। तो आप जो फ्रिक्शन देखेंगे जो इसका मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है वो है म्यू इंटू एन। म्यू यहाँ पे है आपका 0.5, एन है 40, यह आएगा 20 न्यूटन्स। तो फ्रिक्शन आपको मिला 20 के बराबर इस डायरेक्शन में। जो इन दोनों का नेट फोर्स मिला वो 25 मिला इस डायरेक्शन में। हमें समझ में आ रहा है यहाँ से कि इस पे जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन्स, है ना, क्योंकि 25 इस डायरेक्शन में है, 20 इस डायरेक्शन में है। नेट फोर्स जो आएगा वो आएगा 5 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। तो बस इसका एक्सेलरेशन भी होगा उसी डायरेक्शन में, और वो होगा नेट फोर्स बाय मास। मास आपको दे रखा है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज योर आंसर। ये इसका आएगा नेट एक्सेलरेशन। क्लियर है बात। चलिए तो कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कुछ और प्रैक्टिस हम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय सभी को, पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए।